हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 17 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पिछले 2 लेक्चर के दौरान आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद सिर्फ 2 और टॉपिक रह जाएंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड लेजर। तो ये 2 टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका ये जो यूनिट है ऑप्टिक्स का ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। मींस सिर्फ इसका न्यूमेरिकल छोड़कर सारे फार्मूले और थियरी का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ आज हम कवर करेंगे। तो कल का हिसाब भी बराबर हो जाएगा। और हाँ, ये है कि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आज के ही लेक्चर में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये लेक्चर चाहे जितना लंबा हो जाए, बाकी हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर रिड्यूस हो जाए, कम से कम साइज का हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो। इसलिए हम सारी चीज़ों को बोर्ड पर पहले से लिख कर रखेंगे, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को आज के इस लेक्चर के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद एक टॉपिक है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, जिसमें रेडियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जोन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें फोकल लेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको यहां पर बताएंगे। तो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी है। इसके बाद डिफ्रैक्शन के 3 अलग अलग केसेस हैं आपके सिलेबस में, जैसे सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन और मल्टीपल या एन स्लिट से डिफ्रैक्शन, जिसको हम ग्रेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके सिलेबस में है, तो तीनों को हम अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक कंडीशन है, रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। तो जब आपने पढ़ा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, तो वहां पर हमने आपको एक टॉपिक बताया था, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पर हमने आपको टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का और न्यूमेरिकल के साथ हमने प्रिज्म के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला डिस्कस किया था। लेकिन एक पॉइंट वहां पर छूट गया था कि ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है और रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है। तो इसको हमने वहां पर इसलिए सिर्फ नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक आपको तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम डिफ्रैक्शन ना पढ़ा दें। तो आज जब डिफ्रैक्शन हम पूरा पढ़ लेंगे तो इसके बाद ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक बचा हुआ है, रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, इसको भी पढ़ लेंगे और रेले स्कैटरिंग का फार्मूला भी देख लेंगे। ठीक है, तो पूरे लेक्चर के दौरान आज ये इतने टॉपिक को हम पढ़ेंगे और आप नोट्स के साथ तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फिनोमेना है जो हमको तब देखने को मिलती है जब लाइट या किसी वेव के रास्ते में कोई स्मॉल ऑब्स्टेकल या स्मॉल अपर्चर आ जाए। यानी द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी भी स्मॉल ऑब्स्टेकल या स्मॉल अपर्चर पर के कॉर्नर पर लाइट या किसी वेव का बेंड हो जाना ही क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए डायग्राम में हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, ये पूरा एक कह लीजिए कोई एक ओपेक सरफेस है और उसमें एक बहुत छोटा सा होल हमने कर दिया है। तो इस छोटे से होल को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल अपर्चर। और इसी के लिए आगे हम स्लिट वर्ड यूज करेंगे। तो स्मॉल अपर्चर या स्लिट है और यहां पर हमने क्या रखा है, एक स्मॉल ऑब्स्टेकल, रास्ते में एक कोई रुकावट हमने रख दिया है। तो मान लीजिए कि यहां से लाइट जब पास होगी और ये हमारा छोटा सा अपर्चर या स्लिट है, तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लाइट जाएगी इधर, इधर से लाइट जाएगी इधर, बाकी बीच में भी लाइट होगी, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट होता है, लाइट सीधी रेखा में चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पार्ट हमको इल्यूमिनेटेड मिलना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये लाइट जब चलेगी तो ये पूरा एरिया ए और बी के बीच का जो पूरा एरिया है, स्क्रीन है, ये हमको इल्यूमिनेटेड मिलेगा। लेकिन इसके नीचे का एरिया और इसके ऊपर का जो एरिया है वो वहां पर हमको शैडो दिखाई देगा। शैडो मतलब कि यहां पर लाइट नहीं होगी। ठीक है,
और दूसरा यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर अगर हम छोटा सा ऑब्स्टिकल भी रख दें, यहाँ पर हमने छोटा सा अपर्चर रखा था लेकिन उसकी जगह पर अगर हम छोटा सा ऑब्स्टिकल भी रख दें तो क्या होगा, कि यहाँ से जो लाइट होगी वो इधर तो हर तरफ जाएगी ऊपर और नीचे भी जाएगी, लेकिन यहाँ बीच में ये ऑब्स्टिकल हमने रखा है तो यहाँ पर इस वाले रीजन में लाइट नहीं पहुंच पाएगी। दैट मीन्स ए और बी के बीच का जो एरिया है, ए से नीचे और बी से ऊपर का ये जो पूरा रीजन है, यहां पर हमको शैडो दिखाई देगा। इस शैडो को हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल शैडो। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है लाइट को लेकर अभी तक वो यही है कि जब हम लाइट को इस तरीके से अपर्चर या ऑब्स्टिकल से उसको पास कराएंगे तो यहां पर हमको जियोमेट्रिकल शैडो मिलेगा, यहां पर हमको जियोमेट्रिकल शैडो मिलेगा। लेकिन रियल में प्रैक्टिकली देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। जब किसी भी स्मॉल अपर्चर या ऑब्स्टिकल से लाइट को पास करते हैं तो उस कॉर्नर पर लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसके कॉर्नर पर पहुंचने के बाद लाइट बेंड हो जाती है। तो ये जो लाइट है वो ऐसे तो जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर ये कुछ बेंड भी हो जाती है। इधर भी आपको लाइट मिलता है और इधर भी लाइट मिलता है। मतलब इधर का जो रीजन जहां पर आप कहते थे ये जियोमेट्रिकल शैडो मिलेगा, वहां पर भी लाइट मिलता है। और बल्कि लाइट ना मिलके फ्रिंजेस के फॉर्म में, सर्कुलर फ्रिंजेस के फॉर्म में दिखाई देता है, इधर 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 और बीच में भी। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इल्यूमिनेटेड एरिया होगा, बाकी सब डार्क होगा, बाकी सब शैडो होगा। लेकिन जब इस तरह से कंडीशन से हम इसको गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि हमको एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है, एक डार्क फ्रिंज मिलता है, ब्राइट, इस तरीके से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पूरा सीक्वेंस मिलता है। और जहां जियोमेट्रिकल शैडो होना चाहिए वहां पर भी मिलता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेम चीज यहां पर भी होता है कि ये लाइट जब ऐसे जा रही थी तो यहां पर इस कॉर्नर पर पहुंचने के बाद बेंड हो जाती है, जियोमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी लाइट पहुंच जाती है और यहां पर भी हमको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कह सकते हैं। यानी ये जो डिफ्रैक्शन की फेनोमेना है वो क्या है, डिफ्रैक्शन की फेनोमेना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो आप समझते ही होंगे, अभिलाक्षणिक गुण जिसको बोलते हैं। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब कि ऐसा गुण जो हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड हो, कभी भी उससे अलग ना हो। जैसे मनुष्य का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो आप कह सकते हैं मनुष्य के अंदर लालच होता है, घमंड होता है, गुस्सा होता है, दिखावा होता है, आडंबर होता है। ये सब क्या है, ये मनुष्य का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो चला है आज के समय में। मतलब हर स्थिति से गुजरेंगे, सारा कुछ झेलेंगे, अपने साथ बुरा होते हुए देखेंगे, लेकिन फिर भी उनको नहीं समझ में आता है और ये इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। दिखावा तब भी रहेगा, घमंड तब भी रहेगा, फालतू का खर्च तब भी करना रहेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। वैसे ही वेव की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी वजह से वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम इन तीन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी अगर वेव है ना तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जरूर होगी, डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की और पोलराइजेशन की। ठीक है, हाँ, पोलराइजेशन के साथ एक स्पेशल केस है जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखें कि पोलराइजेशन केवल उसी वेव के साथ होता है। ये तो कंफर्म है कि वेव के ही साथ होता है, लेकिन केवल उसी वेव के साथ होगा जो नेचर में ट्रांसवर्स होंगे। तो अगर हम साउंड और लाइट दोनों की बात करें तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर का वेव है तो इसलिए इसके साथ पोलराइजेशन नहीं होता है। लाइट ट्रांसवर्स नेचर का वेव है इसलिए इसके साथ पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं से भी किसी भी होल से, किसी भी ऑब्स्टेकल से लाइट को पास करेंगे तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन आप जरूर याद रखिए। साइज ऑफ अपर्चर या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, मतलब जो भी रुकावट है, जो भी अपर्चर है, उसका जो साइज होना चाहिए वो इस पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ के रेंज का होना चाहिए, उसके ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब कि इसका जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ से कम हो या इक्वल हो तो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका जो साइज है वो वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा है तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी वजह से यहाँ पर देखिए साउंड और लाइट के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है। साउंड जो है, साउंड में डिफ्रैक्शन नॉर्मली हमको दिखाई देता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब आपके बगल से, आपके घर के पीछे से बारात जा रही होती है और आप कमरे के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो खिड़की दरवाजे से होते हुए आगे पीछे से किसी तरीके से घूम करके वो साउंड आपके पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड के अंदर ये डिफ्रैक्शन की फेनोमेना हो रही, वो कॉर्नर्स पर बेंड हो जाता है।
कॉर्नर कौन से? आपके घर के जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो जो कॉर्नर, दीवार जो है उसका जो कॉर्नर है वहां पर साउंड बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो जाता है? क्योंकि साउंड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वो मीटर के रेंज का होता है, और जो भी खिड़की, दरवाजे और दीवार की जो साइज है, जो कॉर्नर्स हैं, उनका भी यही रेंज होता है। तो जब वेव का वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज दोनों सेम रेंज के हों तब डिफ्रैक्शन की फिनोमेना नॉर्मली हो जाती है। जबकि लाइट के केस में हमको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि लाइट का जो वेवलेंथ है, आपको पता है विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम का रेंज होता है मैक्स, मतलब ऑन एवरेज में बता रहा हूं, नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे कहीं 3900 से 7800 लिखा रहता है, कहीं 4000 से 7800 लिखा रहता है, तो वो आप 4000 से 8000 याद रखिए। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है, और 4000 से 8000 का मतलब, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के घात -10 मीटर, और 4000 गुणे 10 के घात -10 मीटर करेंगे तो आपको 4 गुणे 10 के घात -7 के रेंज का कुछ मिलेगा, यानी 10⁻⁻7 मीटर के रेंज का इनका वेवलेंथ होता है लाइट का। और जो ऑब्स्टेकल हमारे आसपास हैं उनका साइज मीटर के रेंज का है, मतलब 1 मीटर के रेंज का है। तो इस वजह से लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना नॉर्मली हमको नहीं दिखाई देती। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत है, यानी हम अगर एक ऐसा ऑब्स्टेकल या एक ऐसा अपर्चर क्रिएट करें जिसका साइज इसके रेंज का हो, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, रेंज का हो, तो हमको लाइट में भी डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन की कंडीशंस, और उसके लिए लाइट में डिफ्रैक्शन क्यों आसानी से दिखता है और साउंड में आसानी से क्यों दिखता है और लाइट में क्यों नहीं दिखता, उसका ये रीजन हो गया। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के टाइप की अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, जिनका नाम है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप जो भी एग्जांपल्स पढ़ने वाले, जैसे यहाँ पर सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ये सब पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज छूट गया यहाँ पर, यहाँ से याद आया कि सिंगल स्लिट से पहले एक चीज और आपको पढ़ना है, स्ट्रेट एज, है ना, ये भी है। स्ट्रेट एज की वजह से, ये वाला टॉपिक, स्ट्रेट एज की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है और उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो ये भी है आपके सिलेबस में। 3 वो हैं ही, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये फेनोमेनन को पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कौन से क्लास के अंतर्गत आता है, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो 2 टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम है। तो देखिए, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा सोर्स होता है वो इस स्लिट से, स्लिट मतलब अपर्चर, तो इस स्लिट से सोर्स की डिस्टेंस और स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है। वो क्या होती है? फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, मतलब ये डिस्टेंस भी फाइनाइट होता है और ये डिस्टेंस भी फाइनाइट होता है। ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो स्लिट से सोर्स की डिस्टेंस और स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस इफेक्टिवली, ध्यान रखिएगा इस वर्ड का मतलब, इफेक्टिवली इनफाइनाइट होता है। इफेक्टिवली इनफाइनाइट का मतलब कि आपका जो सोर्स होगा वो सच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं होता है, बल्कि यहां पर चूंकि हम लेंस लगा देते हैं और लेंस के इस फोकस पर ये हमारा सोर्स होता है, तो अगर ये फोकस पर है तो इससे जो भी लाइट जाएंगी तो वो लेंस से निकलने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल रेज अगर आगे बढ़ रही हैं तो आपको पता है कि पैरेलल रेज कहां से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं, है ना। जो भी रेज इन्फिनिटी से आती है वो पैरेलल ही होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल रेज का मतलब ये कि ये माना जा सकता है कि जो सोर्स हमारा है वो कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, जबकि रियल में वो इन्फिनिटी पर नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इफेक्टिवली स्लिट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, रियल नहीं, इफेक्टिवली। ठीक है, इसके आगे अगला पॉइंट ये है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमको लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो जो भी यहाँ पर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो रही, जो भी लाइट से जाके बेंड होती है कॉर्नर पर, वो बेंड होने के बाद आराम से पूरी लाइट इस स्क्रीन पर पहुंच जाती है, तो हमको ब्राइट, क्लियर, स्पष्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है। उनको फोकस करने के लिए किसी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो हम यही कह रहे हैं कि जो लाइट आ रही है वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर लाइट आ रही है, यानी अगर ये सोर्स हमारा इस स्लिट से काफी दूर है, तो अगर ये ज्यादा डिस्टेंस पर है तो जो लाइट जाएगी वो धीरे धीरे बिखर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी।
इसलिए क्लियर पैटर्न बनाने के लिए हमको लेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सोर्स के फोकस पर लेंस रख देते हैं और इससे फिर ये क्या होता है, पैरेलल रेज आगे बढ़ती हैं और ये वाला जो लेंस क्या करता है, उसको भी बिखरने नहीं देता है, फैलने नहीं देता, उसको भी फिर कन्वर्ज करके हमारे इस स्क्रीन पर इंसिडेंट कर देता है। तो लाइट को कन्वर्ज या फोकस करने के लिए यहाँ पर हम लेंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंस नहीं लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो पूरी पूरी लाइट आ जाती, क्लियर इमेज दिखता है। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पूरी पूरी लाइट नहीं पहुँचती है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। उससे बचाने के लिए, फोकस करने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, लेंस के लिए एक और खास चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो लेंस है वो कहाँ पर है, इस मतलब ये जो सोर्स है वो कहाँ है, वो इस लेंस के फोकस पर है। तो इस लेंस के फोकस पर है तो जो भी रेज जाएंगी पैरेलल निकलेंगी। और ये जो लेंस है वो कहाँ है, तो देखिए इस लेंस के फोकस पर आपका स्क्रीन है, इस लेंस के फोकस पर स्क्रीन है और ये लेंस इस स्लिट के बहुत ही नजदीक है। इतना नजदीक है कि इस लेंस की ये जो फोकल लेंथ है उसको हम स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी के लगभग इक्वल मान सकते हैं। और सिंगल स्लिट का जब हम केस पढ़ेंगे उसमें इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर हम कैपिटल डी की जगह पर स्मॉल एफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि ये जो हमारा लेंस है वो स्लिट के काफी करीब है और ये जो स्क्रीन है वो इस लेंस के फोकस पर है। तो फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन दोनों को लगभग इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और तीसरा ये है, अब चूंकि देखिए ये जो सोर्स है वो स्लिट के काफी नजदीक है सॉरी, तो स्लिट के अगर ये काफी नजदीक है तो इससे जो वेव्स आगे बढ़ रही हैं, तो आपको पता है कि जब सोर्स हमारे बहुत ही नजदीक रहता है तो उसका जो वेव फ्रंट होता है वो इस टाइप का होता है, स्फीरिकल। और अगर मान लीजिए आपका जो सोर्स है वो लीनियर सोर्स है तो फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो जब सोर्स हमारे बहुत ही नजदीक होता है तो वेव फ्रंट स्फीरिकल या सिलेंड्रिकल दोनों पॉसिबल हैं। इसलिए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट का नेचर स्फीरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, इसको हमने हाइगेंस के प्रिंसिपल में आपको बताया था। हाइगेंस के प्रिंसिपल में आपने देखा था 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल। मुख्य रूप से किसी भी पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलती है वो स्फीरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में होती है। लेकिन अगर वो पॉइंट सोर्स पूरा लंबा सा हो, दैट मीन्स लीनियर सोर्स हो जाए, तो वो पूरा स्फीयर का जो सरफेस होगा वो एक सिलेंडर बनाता है, तो उसको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। वही पॉइंट सोर्स आपका अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो जो स्फीरिकल वेव फ्रंट है वो बहुत दूर तक जाते जाते इसका छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो वो लगभग प्लेन दिखेगा, लगभग स्ट्रेट दिखेगा, उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो स्फीरिकल या सिलेंड्रिकल होता है, जबकि इसमें पैरेलल रेज जा रही होती हैं, ये इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं यहां पर डिफरेंस एक है कि सेंट्रल फ्रिंज जो यहां पर हमको दिखता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में, वो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। ठीक है, ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट ही दिखेगा। तो ये जब भी हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट, इन सब में चूंकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होगा इसलिए इन सब का जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो ब्राइट ही होगा, जबकि फ्रेस्नेल में ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन, सर्कुलर अपर्चर से डिफ्रैक्शन, और यहां पर बात करें तो सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ग्रेटिंग एंड आदि। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये स्ट्रेट एज है, सर्कुलर अपर्चर का आपको नहीं पढ़ना। तो ये 4-5 मुख्य डिफरेंस हैं, यानी इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फाइनाइट होता है, इसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसमें लेंस की जरूरत नहीं होती, इसमें लेंस की जरूरत होती है। इसका वेव फ्रंट स्फीरिकल या सिलेंड्रिकल होता है, इसका वेव फ्रंट प्लेन होता है। इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, जबकि इसमें सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है। और उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब देख लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन, और उसके बाद उसी से रिलेटेड है आपका जोन प्लेट। तो हाफ पीरियड जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और किस लिए दिया कि अगर सपोज आपके पास कोई एक प्लेन वेव फ्रंट है, मान लीजिए ये पूरा एक प्लेन वेव फ्रंट है, और इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट की वजह से आप पॉइंट पी पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल आपको इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट को कई सर्किल्स में डिवाइड करना है, और हर एक सर्किल को बोला जाएगा जोन। और इस तरीके से इनको डिजाइन करना है, इनको बनाना है कि किसी भी दो लगातार जोन के बीच में जो टाइम पीरियड का डिफरेंस हो वो t/2 हो, मतलब टाइम पीरियड का, टोटल टाइम पीरियड का आधा, हाफ टाइम पीरियड के इक्वल डिफरेंस आना चाहिए।
तो किसी भी दो लगातार जोन या दो लगातार सर्किल के बीच में जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो हाफ पीरियड के इक्वल है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाफ पीरियड जोन। और फ्रेस्नल ने बताया इसलिए फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है ना। तो यानी प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर जो भी सर्किल्स बन रहे हैं उन्हीं सर्किल को हम जोन बोलेंगे, और किसी भी दो लगातार जोन के बीच में जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो t/2 है, इसी वजह से उसको हम हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये उनके बीच का जो टाइम पीरियड डिफरेंस है वो बताता है। और आपको पता है किसी भी वेव की, अगर एक कंप्लीट वेव की हम बात करें तो कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो t होता है, जो पाथ लेंथ होता है वो लैम्डा होता है, और जो फेज होता है वो 2π का होता है। यानी कि कैपिटल T इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2π। तो इसका मतलब कि t/2 जो इक्विवेलेंट होगा वो λ/2 के होगा और पाई के होगा। तो अगर किसी भी दो लगातार जोन के बीच में जो पाथ टाइम पीरियड का डिफरेंस अगर वो t/2 है, तो इसका मतलब दो लगातार जोन के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का होगा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन में किसी भी दो जोन के बीच का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस या टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पॉइंट P पर देखिए इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट की वजह से। तो फ्रेस्नल ने बताया कि अगर पॉइंट P पर आपको इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो आप एम्पलीट्यूड का फार्मूला ले लीजिए और इसी से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पॉइंट P पर इन पूरे वेव फ्रंट की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इन्होंने जोन्स की इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखा कि पहले जोन की वजह से इंटेंसिटी, दूसरे जोन की वजह से इंटेंसिटी, तीसरे जोन की वजह से इंटेंसिटी एंड सो ऑन, इसी तरीके से सभी जोन की वजह से टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P। और कैसे लिखा ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि E0 इक्वल टू E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन जाएगा। इसका मतलब ये है कि E01 ये जो पहला आपका जोन है, पहले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड ये तो आपने लिख दिया, लेकिन दूसरे जोन की वजह से जब एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं तो यहां पर माइनस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब ये है कि जो दूसरा जोन आपका है वो पहले जोन के साथ पाई फेज डिफरेंस में है, मतलब जस्ट अपोजिट फेज में है। पाई डिफरेंस का मतलब कि अपोजिट फेज। तो पहला अगर जो आपका हाफ पीरियड जोन है उसका एम्पलीट्यूड E01 है, तो दूसरे की वजह से जो वहां पर एम्पलीट्यूड आएगा वो तो E02 होगा, लेकिन माइनस के साथ लिखा जाएगा क्योंकि फेज इससे जस्ट अपोजिट है। और अगला वाला इससे जस्ट अपोजिट है तो फिर से वो प्लस आ जाएगा, अगला वाला फिर इससे अपोजिट है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट P पर इस सभी हाफ पीरियड जोन की वजह से टोटल एम्पलीट्यूड का फार्मूला। और इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला है जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में आप इसको रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन के ऊपर जब भी सवाल आता है तो वो खास करके रेडियस के ऊपर होता है। तो किसी भी एक, जैसे ये पहला आपका हाफ पीरियड जोन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड सो ऑन, तो किसी भी हाफ पीरियड जोन की वजह से रेडियस का फार्मूला Rn इक्वल टू √n बीटा लैम्डा। किसी भी हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस होगा वो उसके ऑर्डर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर जो बीटा है और जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब वेव की वेवलेंथ, लैम्डा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, यानी Rn प्रोपोर्शनल टू √n। ये आप याद रखिए, जहां पर n क्या है तो n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस होता है वो उसके ऑर्डर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो वहां पर अंडर रूट में सिर्फ 1 आएगा, दूसरे वाले की बात करें तो 2 आ जाएगा, तीसरे वाले की बात करें तो रूट के अंदर 3 आ जाएगा। मतलब जितना भी पहले वाले का रेडियस होगा दूसरे वाले का रेडियस जस्ट इसी का √2 टाइम्स होगा, और अगले वाले का जो होगा वो इस पहले वाले का √3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हुआ रेडियस का फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम एरिया की बात करें, जितने भी जोन्स बन रहे हैं यहां पर, उन हर एक जोन्स की अगर हम एरिया की बात करें, जोन्स यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो सर्किल हमने बनाया है इस सर्किल के अंदर का एरिया हम बता रहे हैं, ये जो सर्किल हमने बनाया ना इसी सर्किल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये सर्किल हो गया और ये सर्किल हो गया, इसके बीच का एरिया, इसी तरह से ये सर्किल हो गया और इसके बाद का सर्किल हो गया, उसके बीच का एरिया। तो एरिया ऑफ जो हाफ पीरियड जोन आता है वो है पाई बी
लैम्डा, और ये इसमें पाई, बी और लैम्डा तीनों के तीनों कांस्टेंट है। दैट मीन्स हर एक हाफ पीरियड जोन का जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है पाई बी लैम्डा के इक्वल, और उनका जो रेडियस होता है वो अंडर रूट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है हाफ पीरियड जोन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो हाफ पीरियड जोन की डिफिनीशन में ये इन्वॉल्व होने वाले टर्म है कि टाइम पीरियड का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, फेज का डिफरेंस, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका जोन प्लेट है, ध्यान रखिए जोन प्लेट वो यही चीज है फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन में जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, सेम चीज को जब आप प्रैक्टिकली आप किसी डिवाइस के फॉर्म में क्रिएट, ये तो थियरी है ना, ये जो भी इन्होंने थियरी दिया है, अगर आप इसको इसका एक प्रैक्टिकली एक डिवाइस बना लेंगे, एक कांच का एक प्लेट होगा, उसके ऊपर इस तरीके के जोन्स आप बना देंगे, तो उसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, जोन प्लेट। तो जोन प्लेट क्या है, इसका मतलब जोन प्लेट इस हाफ पीरियड जोन का एक प्रैक्टिकल डिवाइस बनाया गया है ना। हाफ पीरियड जोन्स को रियलाइज करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया उसका नाम है जोन प्लेट। तो आप ये कह सकते हैं कि जोन प्लेट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रोवाइड द प्रैक्टिकल कंफर्मेशन ऑफ फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नेल ने जो भी थियरी में बताया है उसको जब हम प्रैक्टिकली बनाते हैं रियलाइज करने के लिए, जो हमने डिवाइस बनाया है उसका नाम है जोन प्लेट। तो ये जोन वही जोन है जो फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड के बाद जोन लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोन प्लेट बना सकते हैं जैसा कि फ्रेस्नेल ने अपने थियरी में बताया था। और आप देखिए कि इन दोनों जोन प्लेट में एक आपको बहुत ही खास डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसमें जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है वो ब्राइट है, उसके बगल में डार्क है, और यहां पर सेंटर वाला डार्क है, उसके बगल में ब्राइट है, और उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क दोनों में, ठीक है। तो इस तरह के जोन प्लेट को और इस तरह के जोन प्लेट को दो अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऐसा जोन प्लेट जिसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ सर्किल, मतलब ऑड नंबर वाले जो जोन्स हैं, ऑड नंबर वाले जो सर्किल हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, और जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड सो ऑन जितने भी इवन नंबर वाले सर्किल्स हैं वो ओपेक हों, वो ब्लैक हों, ऐसे जोन प्लेट को हम बोलेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट। यानी इसमें क्या है कि 1, 3, 5 एंड 7, दैट मीन्स ऑड जितने भी सर्किल्स हैं वो कैसे हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं। तो अगर ऑड सर्किल ट्रांसपेरेंट हो और 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इवन सर्किल ओपेक हो या पेंटेड ब्लैक हो, तो ऐसे जोन प्लेट को हम बोलते हैं पॉजिटिव जोन प्लेट, ठीक है। दो तरह के जोन प्लेट होते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट एंड निगेटिव जोन प्लेट। तो पॉजिटिव जोन प्लेट में 1, 3, 5, 7 ये ट्रांसपेरेंट होता है, और निगेटिव में क्या होता है 1, 3, 5, 7 ये ओपेक होता है। तो इसमें 1, 3, 5, 7 दैट मीन्स जो ऑड सर्किल्स हैं वो ब्लैक पेंट किए गए हैं, दैट मीन्स वो ओपेक हैं, वो अपारदर्शी हैं, उससे कोई लाइट नहीं पास होगा। जबकि 2, 4, 6 एंड 8 ये जो इवन नंबर वाले सर्किल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, दैट मीन्स इनसे लाइट पास होगा। तो ऐसे जोन प्लेट को हम बोलेंगे निगेटिव जोन प्लेट, ठीक है, निगेटिव जोन प्लेट। तो दो तरह के जोन प्लेट हैं, डिफिनीशन याद रखिएगा। जब 1, 3, 5, 7 से लाइट पास हो तो उनको बोलेंगे पॉजिटिव, जब 2, 4, 6 से पास हो तो उसको बोलेंगे निगेटिव। और जैसा कि आपको पता है किसी भी हाफ पीरियड जोन से जो किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसका जनरल फार्मूला क्या था, E0 इज इक्वल टू E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। अब जरा आप ये देखिए कि अगर हम पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए ये फार्मूला अप्लाई करें, ये तो जनरल फार्मूला था कि हाफ पीरियड जोन्स, ये भी हाफ पीरियड जोन्स, ये भी हाफ पीरियड जोन्स। हाफ पीरियड जोन्स के लिए किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला ऐसा होता है, लेकिन उस हाफ पीरियड जोन्स में कोई भी ऐसा जोन नहीं था जो लाइट को ब्लॉक करता हो। लेकिन जब हमने ये आपका बनाया जोन प्लेट बनाया है तो इसमें ये जो सर्किल आपको डार्क वाले दिख रहे हैं ये ओपेक है, इससे लाइट पास नहीं होगा। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव जोन प्लेट से किसी पॉइंट P पर अगर हम इंटेंसिटी चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि E0 इज इक्वल टू, अब देखिए 1, 3, 5, 7 से लाइट पास होगी, तो 1, 3, 5, 7 जो सर्किल हैं उन सभी सर्किल की वजह से हमको इंटेंसिटी मिलेगा, दैट मीन्स E इज इक्वल टू E01 प्लस E03 प्लस E05 प्लस E07 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉइंट P पर
पॉजिटिव जोन प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी का फार्मूला होगा वो ये होगा, यानी ये जनरल केस था, इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए। और नेगेटिव के लिए करेंगे तो किसकी वजह से इंटेंसिटी हमको मिलेगा, तो फर्स्ट वाले की वजह से तो नहीं मिलेगा, सेकंड की वजह से मिलेगा, थर्ड से नहीं मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा, मतलब कि सेकंड से मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा, सिक्स से मिलेगा। यानी कि जब हमको इस तरह से मिलने लगे रिजल्ट, इंटेंसिटी किसकी वजह से मिले, E02 की वजह से, E04 की वजह से, E06 की वजह से, तो ऐसे जोन प्लेट को हम बोलेंगे नेगेटिव जोन प्लेट। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव जोन प्लेट के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला। और ये हुआ आपका, यानी ये ओवरऑल पूरा माइनस में होता है ना, सारे टर्म इसमें नेगेटिव वाले हैं, जो पहले वाले के साथ अपोजिट फेज में है, फिर तीसरे वाले के साथ अपोजिट फेज में है। तो ये नेगेटिव जोन प्लेट की एम्पलीट्यूड का फार्मूला हो गया और ये पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए फार्मूला हो गया। अब देखिए इस जोन प्लेट में जितने भी सर्किल्स बने, जितने भी जोन्स बने हैं, अगर हम इनके रेडियस की बात करें तो रेडियस का तो वही फार्मूला होगा जो पीछे आपने पढ़ा है हाफ पीरियड जोन्स के लिए, क्योंकि हाफ पीरियड जोन्स को ही तो हमने जोन प्लेट के फॉर्म में डिवाइस बनाया है, तो इसका रेडियस का फार्मूला बिल्कुल वही होगा। लेकिन ये तो आपने पीछे पढ़ लिया, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन में आपने पढ़ लिया। यहां पर फोकल लेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कितने ज्यादा क्वेश्चन उन फोकल लेंथ के ऊपर पूछे गए। तो जोन प्लेट का जो फोकल लेंथ होता है, यानी ये जो आपके जोन प्लेट होते हैं ना, वो लेंस की तरह बिहेव करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करते हैं, इनका अपना फोकल लेंथ होता है। तो अगर हम ये कहें कि सपोज ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते करते ये लास्ट में जो है वो nth जोन है, nth जोन। तो nth जोन का फोकस का फार्मूला, फोकल लेंथ का फार्मूला, ये फार्मूला होता है RN², क्योंकि nth जोन का जो रेडियस होगा वो RN² अपान n लैम्डा। n क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ जोन, मतलब कि अगर हम सेकेंड जोन की बात करते तो यहां पर 2 होता, थर्ड जोन की बात करते तो यहां पर 3 होता, और ये उसका रेडियस हो जाएगा। तो nth जोन का फोकल लेंथ F=RN² अपान n लैम्डा। लेकिन ध्यान रहे ये कौन सा फोकस है, तो ये फर्स्ट फोकस है, सिर्फ फर्स्ट फोकस। मतलब ये जितने भी जोन्स होते हैं ना, हर एक जोन मल्टीपल फोकल लेंस वाले कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, यानी हर एक जोन का सिर्फ एक फोकल लेंथ नहीं होता है, एक से ज्यादा फोकल लेंथ होते। तो ये हमने जो लिखा है वो nth ऑर्डर वाले जोन का फर्स्ट फोकल लेंथ का फार्मूला लिखा है। इसका सेकंड फोकल लेंथ भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। तो अगर हम इसका इस nth ऑर्डर के जोन का जनरल फार्मूला लिखें फोकल लेंथ का, तो वो होता है FM। M क्या है, ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ। अगर 1 लिखेंगे तो पहला फोकल लेंथ आएगा, 2 लिखेंगे तो दूसरा फोकल लेंथ आएगा, 3 लिखेंगे तो तीसरा आएगा, एंड सो ऑन। तो FM =RN² अपान, ये n और लैम्डा की जगह पर तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर ब्रैकेट में आएगा 2m-1, दैट मीन्स एक ऑड नंबर। ठीक है, अब यहां पर देखिए m की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 2-1, दैट मीन्स 1, यानी कि n लैम्डा। तो ये वाला केस आपको मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ अगर हम निकालें तो ये रिजल्ट आएगा, सेकेंड फोकल लेंथ निकाले तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 - 1 यानी 3। तो सेकेंड फोकल लेंथ nth जोन का आ जाएगा RN² अपान 3n लैम्डा। थर्ड फोकल लेंथ निकालें इसी nth जोन का, तो वो आ जाएगा RN² अपान 5n लैम्डा। तो ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है जोन प्लेट के फोकल लेंथ का। और इसमें जो m है वो याद रखिए, m का मतलब है ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ, है ना, या फोकस, ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ या फोकस। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ जोन, किस जोन का कौन सा फोकस आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले में से एक है। जब भी क्वेश्चन हाफ पीरियड जोन और जोन प्लेट के ऊपर पूछा जाता है तो इस हाफ पीरियड जोन के लिए इसका ये रेडियस का फार्मूला और जोन प्लेट के लिए ये फोकल लेंथ का फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आप, और डिफिनीशन तो याद हो ही गया होगा। पॉजिटिव जोन प्लेट में क्या होगा, यानी ब्राइट से स्टार्ट करेंगे तो ब्राइट, सॉरी हाँ, सबसे पहला सर्किल ब्राइट होगा, तो उसके बाद दूसरा डार्क होगा, तीसरा ब्राइट होगा, इस तरीके का बनाएंगे। और अगर डार्क से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये नेगेटिव जोन प्लेट है। इंटेंसिटी का ये फार्मूला कहाँ से आया, तो जो जनरल फार्मूला फ्रेशनल हाफ पीरियड में बताया गया था, उसको जब आप पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वाले मिलेंगे, और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। तो आपने देखा कि जो जोन प्लेट होता है उसके पास मल्टीपल फोकस होते हैं, और जोन प्लेट भी कन्वर्जिंग नेचर उसी टाइप का रखता है जैसा आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो कन्वर्ज कर देता है। सेम प्रॉपर्टी आपका ये जोन प्लेट भी रखता है, उससे भी जो लाइट पास होती है वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के फोकस हो जाती है। लेकिन जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं कि जोन प्लेट पूरी तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। ये सिमिलरिटी तो है कि दोनों लाइट को कन्वर्ज करते हैं, और भी कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन बहुत सारी डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि जो जोन प्लेट हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है उसमें और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ के फार्मूले से देखते हैं। जोन प्लेट का जो फोकल लेंथ का फार्मूला आपने देखा, जनरल फार्मूला FM = RN²/2m-1 n लैम्डा। तो यहां से पता चल रहा है कि f जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर f लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये कि जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए f कम होगा। तो आपको पता है कि अगर हम वायलेट टू रेड की विबग्योर की बात करें तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट का सबसे कम, यानी रेड का अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो रेड कलर के लिए जोन प्लेट का फोकल लेंथ सबसे कम, यानी कि FR = FB। तो जोन प्लेट से जो लाइट पास होती है वो आफ्टर, मतलब उस जोन प्लेट से पास होने के बाद जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फोकस करने की बात करते हैं उसमें से रेड कलर पहले ही फोकस हो जाता है और वायलेट कलर आगे जाकर के फोकस होता है, क्योंकि रेड कलर के लिए फोकल लेंथ कम है और वायलेट के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो जोन प्लेट में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये एक तरह से कह सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की फेनोमेना जोन प्लेट में भी दिखती है, और फोकल लेंथ का कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है, वायलेट के लिए ज़्यादा फोकल लेंथ और रेड के लिए कम फोकल लेंथ। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो 1/f = ये आप जानते होंगे कौन सा फार्मूला है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले से पता चल रहा है कि फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और आपने प्रिज्म वाले चैप्टर में यह भी पढ़ा है कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा काम करता है और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो अगर वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगा। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स FR > FB। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो उसमें रेड कलर सबसे दूर जाकर के फोकस होगी और वायलेट सबसे पहले। तो जरा देखिए इस रिजल्ट को आप कंपेयर करिए, इसमें वायलेट सबसे दूर जाके फोकस हो रहा था और यहाँ पर रेड सबसे दूर जा रहा है, जस्ट अपोजिट रिजल्ट मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में। भले ही जोन प्लेट कॉन्वेक्स की तरह कन्वर्जिंग नेचर रखता हो, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी की बात करें तो कम से कम ठीक है कि फोकल लेंथ दोनों के लिए इनका अलग हिसाब है, इनका अलग हिसाब है, लेकिन कम से कम ये भी क्या कर रहा है, अलग अलग कलर को अलग अलग पॉइंट पर फोकस कर रहा है, ये भी अलग अलग कलर को अलग अलग पॉइंट पर फोकस कर रहा है। दैट मीन्स डिस्पर्सन ऑफ लाइट की जो प्रोसेस फेनोमेना है वो दोनों के अंदर होती। तो आप इसको सिमिलरिटी में काउंट कर सकते हैं। कंपेरिजन में हम दोनों चीजें लेकर चल रहे हैं, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी दोनों। इसके अलावा आपने ये देखा कि जो जोन प्लेट का फोकस का फार्मूला है, आपने देखा कि nth ऑर्डर के ही जोन के लिए हम चाहे तो अलग अलग फोकस निकाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। यानी एक ही ऑर्डर के लिए बहुत सारे फोकस या फोकल लेंथ पॉसिबल है। यानी जो जोन प्लेट होता है वो मल्टीपल फोकस होता है उसके पास, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के पास सिंगल फोकस होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक फोकस पॉइंट अलग है, उसी लेंस में कुछ कर दें और उसका फोकल लेंथ फिर दूसरा हो जाए। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदलने से फोकल लेंथ नहीं बदलता है कॉन्वेक्स लेंस का, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी स्क्रीन और इस जोन प्लेट के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके आप उसका फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, और वो फार्मूला आप यहां से पाएंगे। ठीक है, तो जोन प्लेट जो होता है वो मल्टीपल फोकस का होता है, और जबकि कॉन्वेक्स लेंस आपका सिंगल फोकस का होता है। जोन प्लेट में डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है और कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी लेंस में रिफ्रैक्शन की फेनोमेना आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जोन प्लेट में जो इमेज बनता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन हो गया जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पास मल्टीपल फोकस होता है, इसके पास सिंगल। इसका जो फोकल लेंथ का रेशियो है, मतलब रेड और वायलेट के लिए जो फोकल लेंथ का कंपैरिजन है और इसके लिए है, वो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस का ये कंपैरिजन आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंपैरिजन। तो अगर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंपेयर करें तो सबसे मेन चीज जो हमको देखने को मिलेगा वो ये है कि इंटरफेरेंस की जो फेनोमेना होती है, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, न्यूटन्स रिंग में पढ़ा, या फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पढ़ा, तो जितने भी आपने इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल देखे उसमें आपने देखा होगा कि सुपरपोजिशन बिटवीन डिफरेंट वेवफ्रंट ऑफ सेम सोर्स, मतलब एक ही मेन सोर्स होता था, उसी मेन सोर्स को हम दो अलग अलग सोर्स में स्प्लिट करते थे और वो दोनों होते थे कोहेरेंट सोर्स, और उन दोनों कोहेरेंट सोर्स से जो वेवफ्रंट निकलती थी उनके बीच में सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस की फेनोमेना होती है। तो इंटरफेरेंस किसके किसके बीच में होता है? तो इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन बिटवीन डिफरेंट वेवफ्रंट ऑफ सेम कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, जबकि डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, डिफ्रैक्शन जैसे सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट एंड ग्रेटिंग एंड सो ऑन, तो डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही सोर्स होता है, यानी इसमें आपको दो कोहेरेंट सोर्स नहीं लेना, एक ही सोर्स लेना है, लेकिन उस एक ही सोर्स के जो वेवफ्रंट निकलेंगे, क्योंकि आपने हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब एक किसी भी सोर्स से ऐसे वेवफ्रंट निकलते हैं तो इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। तो जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो इसी तरह के दो वेवफ्रंट के बीच में हो रहा था। जैसे एक वेवफ्रंट ये है S1 सोर्स का, एक कोई S2 सोर्स है उसका भी ऐसा ही वेवफ्रंट है, इनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होता है, लेकिन एक ही सोर्स के वेवफ्रंट के सेकेंडरी वेवलेट के बीच में इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है, या सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है। यानी डिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि एक ही सोर्स है और उसका जो वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, उससे निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से क्या होता है, डिफ्रैक्शन की फेनोमेना। तो एक बहुत ही बारीक सा ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग सोर्स के, मतलब कोहेरेंट सोर्स के वेवफ्रंट के बीच में सुपरपोजिशन होता है, और इसमें एक ही वेवफ्रंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन होता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंज विड्थ होता है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें सारी जितनी भी फ्रिंजेस थी सबका विड्थ सेम होता है, लेकिन आपने यंग्स न्यूटन्स रिंग का केस देखा, उसमें जो रिंग्स बनते हैं वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने के साथ, ऑर्डर बढ़ने के साथ उनके बीच का सेपरेशन घटता जाता है, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है डार्क या ब्राइट, उनका विड्थ कम होता जाता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के केस में फ्रिंज विड्थ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम कहाँ हुआ था, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेम था, और सेम कहाँ नहीं था, तो न्यूटन्स रिंग के केस में सेम नहीं था। ठीक है ना। जबकि अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन के केस में फ्रिंज विड्थ कभी भी सेम आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप स्ट्रेट एज का पढ़िए, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, मल्टीपल स्लिट, किसी भी केस में डिफ्रैक्शन की फिनोमेना में फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर इंटेंसिटी को कंपेयर कर लें, इसमें जो मैक्सिमा होता है इंटरफेरेंस के केस में, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, और जो सारे मिनिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है, और सेम में क्या होती है, जीरो होती है। यानी इसमें जो डार्क होता है वो कंप्लीटली डार्क होता है, जिसको मिनिमा कह रहे हैं ना, वो कंप्लीटली डार्क होता है। तो इस वजह से इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर इंटेंसिटी सबकी सेम है। तो ये एक पूरी तरह से ब्राइट है और एक पूरी तरह से डार्क है, तो आपको क्लियर दिखेगा कहाँ तक ब्राइट है और कहाँ तक डार्क है, यानी कि एकदम शार्पली आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट होता है इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस के बीच में। लेकिन अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा होते हैं, पहली बात तो सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होती इंटरफेरेंस की तरह, यहाँ पर हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी बदलती जाती है, और यहाँ पर हमने पैटर्न भी बनाया है, बल्कि आप यहाँ से कंपेयर करते हुए देखिए
कि डिफ्रैक्शन के केस में जो बीच में मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी विड्थ लगातार घटती जाती है दोनों तरफ, है ना। तो इधर ये इसकी इंटेंसिटी भी घट रही है और इसकी विड्थ भी घटती है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम यंग्स डबल स्लिट की बात करें तो विड्थ सबका सेम रहता है और सारे जितने भी ब्राइट वाले हैं सबकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। जितने डार्क वाले यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ये जो डार्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी 0 होती है। लेकिन इसमें जितने डार्क वाले होते हैं उनकी इंटेंसिटी 0 नहीं होती है, नॉन जीरो होती है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये एक्सिस यहाँ पर इसके ऊपर इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं ना, ये वाली जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब ये जितने डार्क वाले भी हैं, मिनिमा वाले भी हैं, उनकी भी इंटेंसिटी 0 नहीं है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के केस में आपको याद रखना है कि मिनिमा की इंटेंसिटी 0 नहीं होती और सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, ये ट्रिक मान लीजिए या किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, मल्टीपल स्लिट ऐसे केस में बहुत सारे आपको फार्मूले मिलेंगे और हर बार आप ये कैसे याद रख पाएंगे किसके लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम का केस क्या होता है, मिनिमा का केस क्या होता है। तो जैसे हमने आपको इंटरफेरेंस में बताया था कि जब थिन फिल्म का केस आएगा तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ये केस आप याद कर लीजिए। उसके बाद उसको न्यूटन रिंग में, ग्लास प्लेट में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे स्पेसिफाई करना है, वो आप कर लीजिएगा। और मैक्सिमा का अगर केस रहेगा जहां पर, वहां पर उस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल कर दीजिएगा। मिनिमा का केस जहां रहेगा उस पाथ डिफरेंस को 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये n लैम्डा मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस के केस में है और ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस है वो मिनिमा का केस इंटरफेरेंस के केस में है। आप डिफ्रैक्शन में जाएंगे, केस एकदम उल्टा हो जाएगा। जो पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए आप यहां यूज करते थे वो यहां अब मैक्सिमा के लिए यूज होगा। जो यहां आप मैक्सिमा के लिए यूज करते थे वो यहां अब मिनिमा के लिए यूज होगा। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे फार्मूले याद करने से आपका जान बच जाएगा। फिर सिर्फ आप जनरल पाथ डिफरेंस याद कर लीजिएगा, मिनिमा के केस में इसके इक्वल कर दीजिएगा और मैक्सिमा के केस में इसके इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ जो n लैम्डा है उसी n लैम्डा को लिखने का ये दूसरा तरीका है कि 2n लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल होकर यही मिल जाएगा आपको। और इससे क्या होता है कि इससे देखिए ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न बन जाता है अच्छा याद करने के लिए। ठीक है, ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यानी जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलता है उसका डायग्राम हमने बनाया है। ये कौन से डिफ्रैक्शन का है, अब देखिए डिफ्रैक्शन अलग अलग करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। इंटरफेरेंस में भी आप देख रहे हैं न्यूटन रिंग में अलग है, यंग्स डबल स्लिट में अलग है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अलग है। तो ये जो हमने बनाया वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न है और ये जो हमने बनाया है वो सिंगल स्लिट के केस में जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है वो है। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो ये है कि आप पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, इसको याद रखिए। तो 80% क्वेश्चन में आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल पाथ डिफरेंस अगर याद है तो फिर इनको आप इक्वल कर लीजिएगा, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट जो मिस हो गया है लिखने में, तो सबसे पहले हम आपको वही बताएंगे कि कोई स्ट्रेट एज अगर किसी लाइट के पाथ पर रख दे तो स्ट्रेट एज की वजह से डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा होता है और उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं। चलिए, तो स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन का हम डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमने कोई एक स्ट्रेट एज रखा हुआ है सोर्स के सामने। स्ट्रेट एज का मतलब कि एक शार्प उसका कॉर्नर होना चाहिए। स्ट्रेट एक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कॉर्नर जो है बहुत ही शार्प है, ताकि डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन होती है, डिफ्रैक्शन होने के लिए वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो और डिफ्रैक्शन की फिनोमेना हमको देखने को मिले। ठीक है, तो जब किसी सोर्स एस के सामने हम स्ट्रेट एज को रख देते हैं तो सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है। अगर हम डिफ्रैक्शन को यहाँ पर कंसीडर ना करें, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को सिर्फ कंसीडर करें, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि इस एस से जहाँ तक ये रीजन ऊपर खाली है, जितना ये ओपन रीजन है, वहाँ पर एक समान रूप से इल्यूमिनेटेड रीजन हमको दिखना चाहिए, बराबर इंटेंसिटी की लाइट मिलनी चाहिए
और पी नॉट के नीचे का जो पूरा रीजन होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे लाइट नहीं जा पा रही है ना। ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जब यहां पर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है तो रियलिटी में कुछ और देखने को मिलता है कि पी नॉट के ऊपर का जो रीजन है, पी नॉट के ऊपर का रीजन यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होने की बजाय यहां पर हमको अल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलते हैं, और जो इसमें ब्राइट फ्रिंजेज होते हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाती है, डार्क वाले की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। और पी नॉट के नीचे का जो रीजन है वो पूरी तरह से डार्क होने की बजाय हमको यहां पर कुछ इंटेंसिटी मिलती है जो लगातार घटती जाती है। और एक पॉइंट है P2 डैश, इस P2 डैश पॉइंट के बाद इंटेंसिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी अब इसके बाद का जो रीजन होगा वो डार्क रीजन होगा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन की वजह से ये पूरा यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होने की बजाय अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज हमको मिलती हैं, और नीचे का रीजन पूरी तरह से डार्क होने की बजाय इधर कुछ इंटेंसिटी मिलती है जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है, मतलब थोड़े डिस्टेंस के बाद वो इंटेंसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन की फिनोमेना। अगर हम यहां पर जनरल पाथ डिफरेंस की बात करें, जनरल पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ स्ट्रेट एज, इस स्ट्रेट एज से डिफ्रैक्शन के केस में जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है वो है ax² / 2 a + b और b, जहां पर a और b आप समझ रहे हैं, और x का मतलब ये होता है कि इस पी नॉट यानी मीन पोजीशन से किसी भी जिस पॉइंट की हम बात करेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कुल मिला के आप ये उसी तरीके से कंपेयर करिए जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल पॉइंट से ऊपर एक डिस्टेंस x माना था, और फिर उसी x के हिसाब से आपने डार्क और ब्राइट का पोजीशन पता किया था और पूरा पैटर्न आपने डिसाइड किया था। ठीक है, तो जब ये वेव आगे बढ़ती है तो सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जिस भी पॉइंट पर हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे उसके लिए जो पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला है वो है ax² / 2 a + b × b। अगर मान लीजिए आप मानते हैं कि उस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर P1 P2 P3 चाहे जो हो, किसी भी पॉइंट पर जिस पर आप ये मानते हैं कि वहां पर ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगा, वहां पर मैक्सिमा का केस होगा, तो आप क्या करेंगे, इसी जनरल पाथ डिफरेंस को मैक्सिमा के इक्वल कर देंगे, मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है। और पीछे हमने आपको बताया ही है कि डिफ्रैक्शन के केस में जो मैक्सिमा होता है वो इंटरफेरेंस के केस में जो मिनिमा का फार्मूला होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे, 2n + 1 λ/2, यानी अगर हम इस पूरे फार्मूले को इसके इक्वल कर दें तो ये मैक्सिमा का केस बन जाएगा, और इस पूरे पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल कर दें तो ये मिनिमा का केस हो जाएगा, है ना। इंटरफेरेंस में यही मैक्सिमा होता था, डिफ्रैक्शन में यही मिनिमा है। ठीक, और जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं, तो हमको मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाती है, हमको डार्क फ्रिंज या मिनिमा की पोजीशन मिल जाती है। तो मैक्सिमा के लिए हमको पोजीशन मिलता है कि xn = √2n और उसके बाद k, और मिनिमा के लिए हमको मिलता है xn = √2n + 1 उसके बाद में k। यानी जो मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, k का इवन मल्टीपल और उस इवन मल्टीपल का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ इवन मल्टीपल और उसके बाद उसका k टाइम्स, जहां पर k का मतलब क्या है, a + b b λ/a का होल पावर 1/2, इस पूरे टर्म को हमने k लिख दिया हुआ है। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो xn = √2nk और xn = √2n + 1k, तो ये जो √2n + 1k का केस आया है ये मिनिमा की पोजीशन बताएगा सेंट्रल पॉइंट पी नॉट से, और ये जो होगा वो मैक्सिमा की पोजीशन बताएगा सेंट्रल पॉइंट पी नॉट से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट पी नॉट से ऊपर किस किस पोजीशन पर मैक्सिमा दिखेगा और किस किस पोजीशन पर मिनिमा दिखेगा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से जब आप मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन डिराइव कर लेते हैं, पोजीशन पता कर लेते हैं, उनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस इंटेंसिटी और इस स्क्रीन के जो पोजीशंस हैं उसके बीच में जो ग्राफ हम खींचते हैं उसका पैटर्न ऐसा दिखाई देता है। ये पैटर्न देखिए कितना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, और ऐसा ही पैटर्न हमको पूरे स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये पैटर्न एक्चुअली है क्या, ये इंटेंसिटी बता रहा है, ऐसा कोई उस पर लकीर बना हुआ नहीं दिखेगा आपको। इंटेंसिटी मतलब कि ज़्यादा इंटेंसिटी कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, और जहाँ ज़्यादा ब्राइट होगा वो पॉइंट कौन सा है, P0, यानी P0 P1, इस P0 के ऊपर का जो जस्ट पॉइंट है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी।
पी नॉट पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो पी नॉट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी होगी, वो होगी R1 स्क्वायर अपान 4 के इक्वल, है ना। R1 स्क्वायर जहाँ पर क्या है, ये इस लाइट की टोटल इंटेंसिटी है, मतलब इसकी टोटल इंटेंसिटी का 1/4 इंटेंसिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके ऊपर जो पॉइंट है आपका P1, इस P1 पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा इस पूरे पैटर्न का, और वो इंटेंसिटी कितनी होगी, वो यहाँ वाली इसकी जो भी इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का 9/4, दैट मीन्स 2 गुना से ज़्यादा। ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा। यहाँ पर क्या मिल रहा था, 1/4, इस पूरी इंटेंसिटी का 1/4 यहाँ मिलेगा, और इस पूरी इंटेंसिटी के 2 गुना से ज़्यादा इंटेंसिटी आपको P1 पर मिलेगा। तो सबसे जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो P1 पर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे के सभी पॉइंट्स है, इसी तरीके के नीचे से के सभी पॉइंट्स है। तो हमने क्या किया है कि इस पूरे ग्राफ में जो P नॉट वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है, P नॉट पर कितनी इंटेंसिटी होगी वो हमने दिखाया है। P नॉट के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को राइट साइड में और नीचे वाले पॉइंट्स को लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो P नॉट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो R1 स्क्वायर अपान, यहाँ पर R1 स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, इस लाइट की इंटेंसिटी I इक्वल टू R स्क्वायर, तो I1 इक्वल टू R1 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी हमको मिल रही P1 पर, उसके बाद ये देखिए जो P1 पर हमको इंटेंसिटी मिली, जो P3 पर हमको इंटेंसिटी मिली, जो P5 पर हमको इंटेंसिटी मिली, ये सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ये सभी पॉइंट्स हैं मैक्सिमा के पॉइंट, ये सभी मैक्सिमा के पॉइंट है। तो आप देखिए लगातार ये मैक्सिमा नीचे जा रहा है, मीन्स P नॉट से ऊपर जाने पर मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार घटती जाती है। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, मतलब P2 वाले पॉइंट पर, P4 वाले पॉइंट पर, P6 वाले पॉइंट पर, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी हैं मिनिमा। और आप देखिए इस ग्राफ में, इंटेंसिटी के इस ग्राफ में जो मिनिमा है वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। दैट मीन्स लगातार इस पॉइंट P नॉट से ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो लगातार घटेगी और मिनिमा की इंटेंसिटी लगातार बढ़ेगी, और उसका ओवरऑल पैटर्न ये मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ P नॉट से पीछे बढ़ेंगे तो P नॉट से पीछे बढ़ने पर कोई हमको ऐसा ब्राइट या डार्क पीक नहीं मिलेगा, बल्कि इंटेंसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, और इस P2 नॉट जो हमने एक पॉइंट यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इसके पीछे का पूरा रीजन डार्क होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। किसी भी रिजु या सीधी कोर की वजह से डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न हमको मिलता है वो इस तरीके का मिलता है। इसका ग्राफ अगर आप याद रखते हैं तो सारी फिनोमेना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार घट रही है, मिनिमा की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। P नॉट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी न होकर के उसके थोड़ा ऊपर होता है। P नॉट के पीछे कोई हमको डार्क ब्राइट जैसा कोई स्पेशल केस नहीं मिलता है, बल्कि इंटेंसिटी लगातार घटते घटते 0 हो जाती है। जनरल पाथ डिफरेंस ax स्क्वायर अपान 2a प्लस बी इंटू बी होता है। मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस के केस में यही मैक्सिमा होता है, मिनिमा की बात करें तो ये मिनिमा होता है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमा का पोजीशन मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिनिमा का पोजीशन मिल जाएगा। मैक्सिमा के लिए अंडरवुड इवन नंबर k और मिनिमा के लिए अंडरवुड ऑड नंबर k, जहाँ पर k का मतलब ये पूरा टर्म है। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से कि सिंगल स्लिट का क्या डायग्राम होता है, कैसा इंटेंसिटी का ग्राफ मिलता है, पैटर्न कैसा मिलता है, जनरल पाथ डिफरेंस क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या है। चलिए तो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंगल स्लिट का अरेंजमेंट है जिसमें ये दोनों लेंस हैं L2 और L1। L2 के फोकस पर ये सोर्स है और L1 के फोकस पर ये स्क्रीन है। यहाँ बीच में एक छोटा सा स्लिट है जिसका विड्थ है, जिसकी चौड़ाई है स्मॉल e। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं, तो हम स्मॉल e अगर लेकर चल रहे हैं तो जितना भी हम पढ़ेंगे, डबल स्लिट पढ़ेंगे, एन स्लिट पढ़ेंगे, इन सभी केसेस में हम स्लिट की विड्थ को स्मॉल e से ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट चलती है तो ये देखिए पैरेलल रे आगे इस तरह से जाती, बट आप जानते हैं डिफ्रैक्शन की फिनोमेना की वजह से इस स्लिट के कॉर्नर से जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी, मतलब इधर भी और इधर भी डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो आफ्टर डिफ्रैक्शन इस पूरे स्क्रीन पर जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है वो इस तरह का पैटर्न मिलता है सिंगल स्लिट के केस में। ये जो आपको सबसे ऊंचा पीक दिख रहा है, यानी कि इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा जहाँ पर दिख रही है, वो पॉइंट P का इंटेंसिटी है। यानी पॉइंट P पर इस तरीके का आपको इंटेंसिटी का कर्व मिलेगा, मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी पॉइंट P पर। इसके अलावा पॉइंट P से ऊपर या पॉइंट P से नीचे जाने पर ये दोनों सिचुएशन आपको मिलेंगी।
तो पॉइंट पी पर जहां पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फ्रिंज दिखता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इस पॉइंट पी के फ्रिंज को? इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। इसके अलावा इस पॉइंट पी नॉट के ऊपर और नीचे जो बाकी आपको मैक्सिमा मिल रहे हैं, जैसे ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, इधर भी मिल रहा है, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सेम टाइप का अरेंजमेंट है, सिर्फ इसमें आपको दो स्लिट लेना है। एक स्लिट देखिए यहाँ पर है और एक स्लिट यहाँ पर है। दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, और स्लिट की जो विड्थ है, जैसे ये वाला जो स्लिट है और ये वाला जो स्लिट है, दोनों स्लिट की विड्थ है स्मॉल ई, और उन स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है डी। ठीक है, तो इन दोनों के डिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इस स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न, सॉरी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। और इसके फार्मूले को अगर आप देखेंगे, जैसे फार्मूले की अगर हम बात करें कि जनरल पाथ डिफरेंस क्या होगा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, तो पिछले वाले में आपने सिंगल स्लिट में देखा था ई साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ई प्लस डी साइन थीटा। अगर स्लिट की विड्थ को स्मॉल ई, उनके बीच के सेपरेशन को डी से एक्सप्रेस करें तो जनरल पाथ डिफरेंस ई प्लस डी साइन थीटा। यही आपको अलग अलग जगहों पर a प्लस बी है ना, इसको a मान लेते हैं और इनके बीच का सेपरेशन b मान लेते हैं, तो a प्लस बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक, एम्पलीट्यूड का जनरल फार्मूला 2r0 साइन अल्फा अपान अल्फा कॉस बीटा, स्क्वायर करने के बाद इंटेंसिटी का ये फार्मूला I इक्वल टू 4I0 साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए पीछे वाले में सिंगल स्लिट में आपने देखा था कि ये वाले जो टर्म थे वो तो आपको एज इट इज मिलते थे, जो यहां पर भी मिल रहे हैं, लेकिन कॉस बीटा का ये जो टर्म है ये आपको एडिशनल मिल रहा है डबल स्लिट के डिफ्रैक्शन में। तो ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये सिंगल स्लिट में जैसे डिफ्रैक्शन की वजह से मिलता था, तो ये डिफ्रैक्शन का कंपोनेंट है और ये इंटरफेरेंस का कंपोनेंट है। यानी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के केस में डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरफेरेंस भी हो रहा है। इन दोनों स्लिट्स से चलने वाली जो वेव है उनके बीच में इंटरफेरेंस भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस वाले को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपोनेंट, इस वाले को बोलते हैं डिफ्रैक्शन कंपोनेंट। और इसके केस में यानी कब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो कब मिनिमम हो, यानी कि डिफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा का क्या केस होना चाहिए वो आप पीछे सिंगल स्लिट के केस में देख चुके हैं। बिल्कुल सेम चीज हमने यहाँ पर फिर से लिखा है, तो यहाँ तो कोई समझने वाली अब नई बात है नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? जब बिना ये डिफ्रैक्ट हुए यानी पॉइंट पी नॉट पर जब जा करके ये सुपर इम्पोज होंगे वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा ये, तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा? तो आप जानते हैं ई साइन थीटा। ध्यान रखिएगा जनरल पाथ डिफरेंस ई प्लस डी है, लेकिन जब डिफ्रैक्शन वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो डी नहीं लेना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन वाले कंपोनेंट के लिए बिल्कुल वैसा ही लिखना है कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू, और बात मैक्सिमा की हो रही तो 2n+1 लैम्डा बाई 2। डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा ऐसा ही होता है, और मिनिमा के लिए ई साइन थीटा इक्वल टू +-m लैम्डा। दूसरा जो टर्म है यानी कि जो आपकी इंटेंसिटी है ये इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा इसके साथ साथ, तो इसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, कब ये मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, उसकी ये कंडीशन है। लेकिन इसके ऊपर भी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। तो जब कॉस बीटा 1 के इक्वल होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, जब कॉस बीटा 0 के इक्वल होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम। यानी कॉस बीटा इक्वल टू 1 से आपको मिलेगा इंटरफेरेंस का मैक्सिमा का केस, और कॉस बीटा इक्वल टू 0 से आपको मिलेगा इंटरफेरेंस का मिनिमा का केस। ठीक है, तो जब कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 रखेंगे और इस बीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पाई बाई लैम्डा ई प्लस साइन थीटा, पिछले वाले में आपने देखा था अल्फा पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, लेकिन जब इंटरफेरेंस कंपोनेंट बीटा आ जाएगा तो बीटा क्या है पाई बाई लैम्डा, सब कुछ वही है बस ई की जगह पर ई प्लस डी। तो आप देखिए कि जब डिफ्रैक्शन की बात हो रही तो सिर्फ ई होता है, जब इंटरफेरेंस की बात होती है तो ई प्लस डी भी आ जाता है। तो इंटरफेरेंस कंपोनेंट के लिए मैक्सिमा का केस है ई प्लस डी साइन थीटा, और यहां पर है एन लैम्डा। अब ये देखने वाली बात है कि ये एन लैम्डा है तो ये मैक्सिमा का केस होगा कि मिनिमा का, तो ये एन लैम्डा है और आपको पता है इंटरफेरेंस के केस में एन लैम्डा मैक्सिमा होता है, तो ये मैक्सिमा का केस है, जबकि ऐसा ही यहां पर मिनिमा का केस है। तो डिफ्रैक्शन में ये मिनिमा देता है जबकि इंटरफेरेंस में ये मैक्सिमा देता है।
और ये वाला पार्ट डिफ्रैक्शन में आपको मैक्सिमा देता है, लेकिन इंटरफेरेंस में आपको मिनिमा देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है। बाकी यहाँ वाला रिलेशन तो हमने आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कंपैरिजन में ही बता दिया कि मैक्सिमा का केस डिफ्रैक्शन में और मैक्सिमा का केस इंटरफेरेंस में जस्ट अपोजिट होता है। इसके बाद एक फार्मूला आता है मिसिंग ऑर्डर का। मिसिंग ऑर्डर का मतलब ये, देखिए जब आप इन स्लिट के बीच का जो सेपरेशन डी है, इसको जब आप चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब ये कि अगर आप इनके बीच का ये सेपरेशन बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिख रहा है, उस इंटरफेरेंस में जो कुछ मैक्सिमा होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाने पर इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ ऑर्डर के मैक्सिमा नहीं मिलते, इसको हम बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो ये वाला देखिए केस, ये जो एन लैम्डा और एम लैम्डा का केस है, यानी कि डिफ्रैक्शन का मिनिमा वाला ये केस और इंटरफेरेंस का ये मैक्सिमा वाला केस, इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए तो E अपान E प्लस डी बचेगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, M अपान N बचेगा। और यही वो N है, ये क्या है, मिसिंग ऑर्डर इंटरफेरेंस फ्रिंज या पैटर्न। इसमें अगर आप D की जगह पर, D मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है, उस D की जगह पर अगर आप स्मॉल e लिखते हैं, अगर ये सेपरेशन इन स्लिट की विड्थ के इक्वल हो जाए तो जब D इक्वल टू E लिखेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यानी N इक्वल टू आएगा 2M, N इक्वल टू 2M आएगा और M की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यानी जब स्लिट के बीच का सेपरेशन स्लिट विड्थ के इक्वल हो जाएगा तो ऐसे केस में इंटरफेरेंस में जो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ ऑर्डर के फ्रिंजेज होंगे वो मिसिंग हो जाएंगे, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो मिसिंग ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, आप ये फार्मूला याद रखिए, E अपान E प्लस डी इज इक्वल टू M अपान N, यही मिसिंग ऑर्डर इंटरफेरेंस पैटर्न है। ठीक है, और ये जो पैटर्न आपको मिलता है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों फेनोमेना हो रही हैं, तो दोनों का जो मिला जुला यानी कि कंबाइंड जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से इस तरीके का पैटर्न मिलता है। तो अगर आप बाहर का जो डॉट डॉट वाला लाइन है उसको देखेंगे तो जैसे नॉर्मली इंटरफेरेंस मिलता था उस टाइप का है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ फ्रिंजेस बन गई हैं। तो उसके अंदर बनने का कारण क्या है, ये वाला कारण है आपका इंटरफेरेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस कंपोनेंट की वजह से अंदर वाला पार्ट मिल रहा है और इस डिफ्रैक्शन कंपोनेंट की वजह से बाहर वाला पार्ट मिल रहा है। ये कंपोनेंट बिल्कुल वैसा ही जैसा सिंगल स्लिट के केस में होता था। अब डबल स्लिट में अगर बात करें तो डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरफेरेंस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये केस आप याद रखिएगा, ये फार्मूला और मिसिंग ऑर्डर का केस याद रखिए। और डबल स्लिट का अगर डिफ्रैक्शन आप समझते हैं, फार्मूले आपको समझ में आते हैं, तो एन स्लिट और ग्रेटिंग में ज़्यादा कुछ आपको अलग नहीं दिखेगा। एन स्लिट में क्या होगा, जैसे अभी आपने इसके पहले सिंगल स्लिट का देखा, फिर आपने डबल स्लिट का देखा, ऐसे ही हम नंबर ऑफ स्लिट्स और ज़्यादा बढ़ा दें और एन स्लिट का केस ले लें तो एन स्लिट के केस में भी कुछ इसी तरीके के रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो उस एन स्लिट को मतलब उसका पैटर्न डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डिफिनीशन बता देते हैं, ग्रेटिंग क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो ग्रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी डिफिनीशन होती है, ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ सेम विड्थ एंड सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक स्पेस। मतलब ये कि अगर अभी आपने पीछे देखा सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन, इसी तरह से अगर मल्टीपल स्लिट बना दिए जाएं, एन पैरेलल स्लिट्स बना दिए जाएं और उनके बीच का जो सेपरेशन हो वो इक्वल हो, मतलब जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल स्लिट बना दिए जाएं, उनके बीच का सेपरेशन इक्वल हो, तो इसी स्लिट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटिंग। ठीक है, तो मल्टीपल स्लिट बना देते हैं जब किसी सरफेस पर, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग। और ग्रेटिंग की अगर हम बात करें तो ग्रेटिंग दो टाइप के होते हैं, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और दूसरा है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग किसको बोलते हैं, सपोज ये कोई सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है ये, और इसके ऊपर हमने रूलिंग कर दी है, लाइनिंग बना दी, कैसे, बाय द फाइन डायमंड पॉइंट। डायमंड के बहुत पतले से नोक से अगर इस पर हम बहुत सारी पैरेलल लाइंस बना दें, बहुत सारी पैरेलल लाइंस बना दें, और ये सरफेस कैसा है ये ध्यान रखना है आपको, ये सरफेस है आपका ट्रांसपेरेंट।
तो अगर इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर डायमंड पॉइंट से बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस हम बना दें, तो चूंकि ये पूरा सरफेस है और सॉरी ट्रांसपेरेंट सरफेस है और इसके ऊपर जो हम लाइनें बनाएंगे ना, उस लाइन के अंदर से लाइट पास नहीं होगी, वो ओपेक हो जाएगा। तो डायमंड पॉइंट से जो हम लाइनें बना रहे हैं रूलिंग करके, वो ओपेक लाइन बन जाएगी। दैट मीन्स जो लाइट होगी वो इस बीच वाले ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास हो पाएगी। तो ये बीच वाला जो सरफेस है, दो लाइन के बीच का सरफेस, वो एक स्लिट की तरह काम करेगा। और ऐसे नंबर ऑफ स्लिट्स बने हुए हैं, बहुत सारे स्लिट्स बने हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ठीक है, तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस का होता है, और जो रूलिंग होती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो रूलिंग या लाइंस हैं वो ओपेक हैं और सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो दो लाइनों के बीच में जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है वो एक स्लिट की तरह बिहेव करेगा। इसको हम बोलेंगे ग्रेटिंग। और कौन सा ग्रेटिंग? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा वाला भी ग्रेटिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम सरफेस लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बल्कि वो सिल्वर्ड सरफेस होता है। मतलब इसके ऊपर सिल्वरिंग की गई होती है, कोटिंग की गई होती है, जिससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ट्रांसमिशन नहीं। और इस सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर अगर हम बहुत सारे ऐसे रूलिंग कर दें, बहुत सारी लाइनें बना दें, तो क्या होगा, ये जो लाइनें हैं वो यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल होंगी। दैट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट होंगी लाइनें। और दो लाइनों के बीच का ये जो सिल्वर्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दैट मीन्स वो ओपेक है। तो जब आपके दो लाइनों के बीच का जो सरफेस है वो ओपेक हो और वो लाइन एक स्लिट की तरह बिहेव करे, तो ऐसे ग्रेटिंग को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि इसमें से रिफ्लेक्शन हो रहा है बीच वाले सरफेस से, जबकि यहाँ पर बीच वाले सरफेस से ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। कोई भी एक सरफेस हमने लिया है और उसमें मल्टीपल स्लिट हमने पैरेलल स्लिट बना दिए, उसी को हम ग्रेटिंग बोलेंगे। तो ग्रेटिंग से किस तरीके का डिफ्रैक्शन होता है, कैसा पैटर्न मिलता है, ये हमको देखना। और इसके जो फार्मूले हैं वो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एक तो वो दोनों फार्मूले इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये एन स्लिट है। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका केस मिल जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका भी केस मिल जाएगा। और इसके केस में बहुत सारे और नए फार्मूले मिलते हैं, जिनके ऊपर आप देखे होंगे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि 80% जो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रेटिंग से रिलेटेड सारे फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एन स्लिट से किस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिखाई देता है। देखिए, तो ये अरेंजमेंट है आपका एन पैरेलल स्लिट या ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन का। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्लिट हैं वो 1 या 2 नहीं है, बहुत सारे पैरेलल स्लिट हैं, उसको हम मान लेते हैं कि वो एन है। तो इससे जब डिफ्रैक्शन होता है तो इस स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखाई देता है वो इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। इसके अलावा जो ये जितने भी मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये जो मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। और इसके अलावा ये सभी क्या है, बीच में ये मिनिमा है। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है ग्रेटिंग से मिले हुए डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो पैटर्न आप कम से कम याद रखिए, सिंगल स्लिट का आपने देखा था, इस तरीके का होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, और सब पास पास होते थे। उसके बाद आपने जब डबल स्लिट का देखा तो उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों होने की वजह से पैटर्न तो वही था ओवरऑल बाहर सिंगल स्लिट का, लेकिन बीच में यानी जो इस तरह का आपका पैटर्न था उसके बीच में भी कुछ फ्रिंजेस बनती थी, वो इंटरफेरेंस की वजह से बनती थी डबल स्लिट में। और अगर एन पैरेलल स्लिट हो जाए तो उसका फाइनल यानी ग्रेटिंग से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है वो कुछ इस टाइप का है, और पिछले वाले में यानी सिंगल स्लिट में सिर्फ इतना होता था, डबल स्लिट में यहाँ पर कॉस बीटा स्क्वायर होता था, कॉस स्क्वायर बीटा। तो एन स्लिट के लिए यहाँ पर ये साइन एन बीटा अपान बीटा आ गया, जहाँ पर अल्फा और बीटा के बारे में पहले ही बता चुके, वही अल्फा और बीटा है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, और बीटा का मतलब है पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक है,
अगर हम इस n की जगह पर 1 रख दें तो यहाँ से इंटेंसिटी का वही फार्मूला मिल जाएगा जो हमको सिंगल स्लिट में मिलता था, यानी ये जनरल केस है। और अगर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो फिर वो कॉस स्क्वायर बीटा वाला केस मिल जाएगा, यानी डबल स्लिट का केस मिल जाएगा। तो ये n स्लिट या ग्रेटिंग का जो केस है वो एक जनरल केस है, जिसकी वजह से हम सिंगल और डबल स्लिट के रिजल्ट्स भी यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इंटेंसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इस साइन अल्फा अपान अल्फा पे भी और इस दूसरे बीटा वाले फैक्टर पर भी। ये इंटरफेरेंस की वजह से है, सॉरी डिफ्रैक्शन की वजह से है, और ये इंटरफेरेंस की वजह से है। डिफ्रैक्शन की वजह से कब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये सारे केसेस आप पीछे पढ़ते आए हैं। मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा 0 होने पर अल्फा भी 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और जब आप लिखते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पर लिखते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो आपको मिलता है ये कौन सा केस है, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा का। और मिनिमा का केस लिखते हैं तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा। तो ये है इंटरफेरेंस जो कंपोनेंट है, उसमें इंटेंसिटी किस तरीके से डिपेंड करेगी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी कहाँ पर मिनिमम होगी, उसका ये केस हो गया। ये सेंट्रल मैक्सिमा का केस है, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का केस है, और ये मिनिमा का केस है। ठीक है, इंटरफेरेंस कंपोनेंट के लिए। और ये जो दूसरा कंपोनेंट आया है, सॉरी डिफ्रैक्शन कंपोनेंट के लिए, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा शब्दों को, ये जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से है। तो इंटरफेरेंस कंपोनेंट को अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो इंटरफेरेंस कंपोनेंट की वजह से इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होती है, यानी ये पूरा टर्म मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए n के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर n रख देंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे आया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्री के एग्जाम के लिए आपको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटरफेरेंस कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फार्मूला आता है, मतलब नंबर ऑफ स्लिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का केस लिखेंगे तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2। नंबर ऑफ स्लिट्स अगर n है तो यहाँ पर तो e प्लस डी साइन थीटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर n लग जाता है, n e प्लस डी साइन थीटा मिनिमा के लिए। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को जरूर याद रखिए, क्योंकि e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा। पहली बात, ये इंटरफेरेंस कंपोनेंट में मैक्सिमा का केस है, और इस इक्वेशन को हम ग्रेटिंग इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन को हम ग्रेटिंग इक्वेशन बोलेंगे, और इसी इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप वन ऑफ द मोस्ट फार्मूले में से एक है ग्रेटिंग के लिए, और आपने देखा था डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही फार्मूला मिलता था। और इसके अलावा ये मिसिंग ऑर्डर या मिसिंग स्पेक्ट्रम का फार्मूला वैसे ही जैसे आपने डबल स्लिट में किया था, ई अपान ई प्लस डी इक्वल टू एम अपान एन। यहाँ पर डी की वैल्यू ई के इक्वल होगी तो 2, 4, 6, 8 वाले गायब हो जाएंगे। डी की वैल्यू 2 ई के इक्वल होगी तो 3, 6, 9, 12 वाले जो फ्रिंजेज हैं वो गायब हो जाएंगे। तो इसी को मिसिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अभी इसी ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ और भी हम फार्मूले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से आप देखिए, यही जो फार्मूला आपने यहाँ पर लिखा था ग्रेटिंग का इक्वेशन, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी यही जो है वो ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज आपको मिले, इसके लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, और वो कब आएगी जब थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम होने का मतलब ऑर्डर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी आपको मिलेगा एन लैम्डा इज इक्वल टू ई प्लस डी। दिस इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू कितना, ई प्लस डी अपान लैम्डा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जहां पर ई क्या है, किसी भी एक स्लिट की विड्थ है, और डी क्या है, किसी भी दो स्लिट के बीच का सेपरेशन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए ये फार्मूला है, मिसिंग ऑर्डर या मिसिंग स्पेक्ट्रम के लिए ये फार्मूला है। यहीं पर एक चीज और आता है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग का फार्मूला, जैसे प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर आपने पढ़ा था, वैसे ही डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग यानी कि डी थीटा अपान डी लैम्डा, ये डिस्पर्सिव पावर है ग्रेटिंग का। और डी थीटा अपान डी लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, तो ग्रेटिंग के इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, ये लास्ट के जो 3 से 4 फार्मूले हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से लग जाएंगे। जो भी आपने इसके पहले सारा पढ़ा हुआ है उसमें, एक तो जोन प्लेट में जो रेडियस का फार्मूला आपने पढ़ा वो,
इसके अलावा जोन प्लेट की फोकल लेंथ का जो फार्मूला पढ़ा आपने वो फार्मूले हो गए। इसके अलावा सीधे आप चले आइए ग्रेटिंग का जो केस होता है, ग्रेटिंग में यहां से मिसिंग ऑर्डर का फार्मूला और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल का फार्मूला, डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला तो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी थीटा अपॉन डी लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा, ये है आपका कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये डी लैम्डा, ये लैम्डा का हो जाएगा 1। तो आपको मिलेगा n अपान ई प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेटिंग के इक्वेशन को जो थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा और लैम्डा का फंक्शन है, उसको आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग का फार्मूला हो जाएगा। और एक फार्मूला यहाँ पर और आता है रिजॉल्विंग पावर का, वो भी मैं लिख देता हूँ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का फार्मूला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और प्रिज्म का। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग यानी कि लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, ये जनरल फार्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, और ये होता है n अपान कैपिटल N के इक्वल, n इंटू कैपिटल N के इक्वल, जहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ये कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। n यहां पर कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग, यानी ये जो ग्रेटिंग है इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। आपको जब सवाल दिया जाता है तो ऐसे बताया जाता है कि 1 इंच में इतनी लाइनें हैं, है ना, 10,000 लाइनें हैं, 12,000 लाइनें हैं, 15,000 लाइनें हैं। तो 1 इंच में लाइनें आपको दी जाएंगी, आपको इस पूरे, और इसका लेंथ भी दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस पूरे लेंथ में कितने नंबर ऑफ लाइंस यानी कैपिटल N कैलकुलेट करके यहां पर रखना है। और स्मॉल n मतलब ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि किस फ्रिंज की बात हो रही है, किस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू n कैपिटल N, ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये है आपका, यानी आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये फार्मूला यानी आप ग्रेटिंग का ही इक्वेशन लेकर स्टार्ट करेंगे और उसी से जब साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये जो ऑर्डर आएगा इसको बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल। इसके अलावा मिसिंग टर्म का फार्मूला आप देख ही लिए हैं, ई अपान ई प्लस डी इज इक्वल टू एम अपान एन, ये मिसिंग टर्म के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट, ये आपका ग्रेटिंग इक्वेशन हो गया। इसके अलावा आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर पहुंच गए। तो एक ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये और ये और ये वन ऑफ द मोस्ट फार्मूले में से, इस पूरे डिफ्रैक्शन में से यही है लास्ट के जो आपके ये 5 मिनट में हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, क्योंकि सिंगल सीट से क्वेश्चन आएगा कि डबल सीट से आएगा या क्या पूछा जाएगा ये तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। तो रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन यही कहता है कि मान लीजिए कि हम टेलीस्कोप से 2 स्टार्स को देख रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो अगर 2 स्टार्स हैं और उनके, यानी कोई भी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट जस्ट उसी के बगल में, और आप उस ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कब अच्छे से रिजॉल्व होके क्लियर अलग अलग दिखाई देगा, उसका कुछ कंडीशन होता है। और वो कंडीशन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन द इमेज ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व्ड, मतलब 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो जस्ट रिजॉल्व हो जाएगा व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ 1, मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसमें से किसी भी एक का सेंट्रल मैक्सिमा फॉल्स ओवर द फर्स्ट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर। मान लीजिए कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो आपके पास हैं उसमें से पहले ऑब्जेक्ट का ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है जैसा सिंगल स्लिट से मिलता था, और दूसरे ऑब्जेक्ट का ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो कह रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको तभी क्लियर दिखाई देंगे जब किसी भी एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो दूसरे वाले के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर लाई करेगा। तो जैसे हम यहां पर देखें इस डायग्राम में, तो ये हमारा पहले ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है,
और इस पहले वाले का ये सेंट्रल है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है ये दोनों, तो सेंट्रल मैक्सिमा का ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो देखिए यहाँ पर है, और इस दूसरे वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ पर है। तो ना ही पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमा पर पड़ रहा है, ना ही दूसरे वाले का सेंट्रल मैक्सिमा पहले वाले के फर्स्ट मिनिमा पर पड़ रहा है। तो ऐसे केस में इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। दैट मीन्स आपको ये लगेगा कि वहां दो नहीं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, यानी आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाए अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो रैले ने यही बताया कि अगर आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करके देखना चाहते हैं, पता चले आपको कि दो दो ऑब्जेक्ट है, क्लियर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि किसी भी एक के डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर लाई करना चाहिए। तो देखिए अगर ऐसा केस हो जाए, जैसे ये देखिए एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है एक ऑब्जेक्ट का, ये दूसरे का, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा देखिए दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमा, यही तो होता है फर्स्ट मिनिमा, यही ना फर्स्ट मिनिमा इसका, तो इसके फर्स्ट मिनिमा के ऊपर पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा लाई कर रहा है। दूसरे वाले के भी फर्स्ट मिनिमा पर, सॉरी ये पहले वाले के फर्स्ट मिनिमा पर दूसरे वाले का देखिए सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर लाई कर रहा है। तो जब ये केस होल्ड करता है तब ऐसे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप रिजॉल्व करके क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर ऐसा केस हो रहा होगा कि पहले का डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दूसरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न के पहली मिनिमा के ऊपर लाई कर रहा होगा, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऐसा दिखेगा, बीच में यहाँ पर ये दबा हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि एक नहीं दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। रैले ने एक फार्मूला और दिया है स्कैटरिंग का, जो ऑलरेडी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि जब लाइट किसी ऐसे मीडियम से होकर गुजरता है कि जिस मीडियम के पार्टिकल का साइज इस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है या इससे कम होता है, मतलब साइड, इसको बोलते हैं स्कैटरर, तो साइज ऑफ स्कैटरर लेस आर इक्वल टू लैम्डा के हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो ऐसे में लाइट का काफ़ी हिस्सा इधर ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बल्कि रैले स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। और इसी वजह से सूर्यास्त और यानी सनराइज और सनसेट के टाइम हमको सन रेड दिखाई देता है, इसी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसी वजह से खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो एक तो कंडीशन आप याद रखिए कि स्कैटरिंग कब होगा, जब इस स्कैटरर का साइज इस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का या उससे कम होगा, तब स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। जितना ये कम होगा साइज इसका, उतना अच्छा स्कैटरिंग होगा। ठीक है, और एक फार्मूला यहाँ पर है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग यानी स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला भी आप याद रखिए, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 17। और आपको बता दें कि सुबह 10:30 से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है। बीच में तरह तरह की दिक्कतें आती गई, लाइट कट गया, कैमरा चार्ज नहीं है, मतलब तरह तरह की समस्याओं को आते हुए ये लेक्चर अब जाके यानी 4:20 पे पूरा हो रहा है, और आप लोगों के पास पहुँचते पहुँचते 10:30-11 बज जाएंगे। ठीक है, तो इतनी मेहनत से एक लेक्चर तैयार होता है, और कभी कभी ये मेहनत तो फालतू का मेहनत बढ़ जाता है, जैसा कि आज हो गया। लेकिन फिर भी हमने आज एक काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक कवर किया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बट हमने एक ही लेक्चर में सारे पॉइंट को बोर्ड पर लिख करके इस तरीके से समझाया है कि सारे टॉपिक भी आ गए और टाइम भी कम से कम लगा है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसको आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिफ्रैक्शन के ऊपर जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे।